हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक का चैप्टर कैश फ्लो एनालिसिस में टॉपिक रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की दो विधि है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड व सेकंड है अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड। आज की क्लास में हम फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रारूप क्या होता है इस बारे में पढ़ेंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ अंतर्वाहों कैश इनफ्लोज व रोकड़ बहिर्वाहों कैश आउटफ्लोज को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, सेकंड है विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह व थर्ड है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में उन क्रियाओं या व्यवहारों को दिखाते हैं जो व्यवसाय की संचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए व आय उत्पन्न करने के लिए की जाती है एवं जो क्रियाएं व्यवसाय का लाभ अथवा हानि के निर्धारण में काम आती है। तो प्रत्यक्ष विधि में परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए नकद विक्रय, देनदारों से प्राप्त राशि तथा परिचालन क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ में से लेनदारों व कर्मचारियों को किया गया नकद भुगतान, नकद परिचालन व्ययों व चुकाए गए आयकर को घटाया जाता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या परिचालन क्रियाओं में कौन सी मदें शामिल की जाती है इस बारे में पढ़ते हैं। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो मदें शामिल की जाती है उनमें फर्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ग्राहकों से प्राप्त नकद राशि। तो ग्राहकों से जो राशि प्राप्त होती है वो कैश इनफ्लोज या रोकड़ अंतर्वाह होता है। सेकंड है कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, पूर्तिकर्ताओं व कर्मचारियों को किया गया नकद भुगतान। जब हम पूर्तिकर्ताओं व कर्मचारियों को नकद भुगतान करते हैं तो उससे जो व्यापार में कैश है वो व्यापार से बाहर जाता है। तो यह जो पूर्तिकर्ताओं व एम्प्लॉयज को जो नकद भुगतान किया जाता है वो कैश आउटफ्लोज या रोकड़ बहिर्वाह होता है, जिसे ब्रैकेट से शो करते हैं। तो ग्राहकों से प्राप्त नकद राशि में से पूर्तिकर्ताओं को किया गया नकद भुगतान लेस करने पर जो अमाउंट होगा वो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशंस होता है और जिसमें से इनकम टैक्स पेड चुकाए गए आयकर की राशि को घटा दिया जाता है। तो अब हम ग्राहकों से जो राशि प्राप्त होती है या ग्राहकों से प्राप्त नकद राशि की को कैसे ज्ञात करते हैं इस बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राहकों से प्राप्त नकद राशि की गणना करने के लिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या क्रेडिट सेल्स में ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें डेटर्स व बिल्स रिसीवेबल दोनों को शामिल किया जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर देते हैं व ट्रेड रिसीवेबल्स के क्लोजिंग बैलेंस को लेस कर देते हैं। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के टोटल में ट्रेड रिसीवेबल्स के ओपनिंग बैलेंस को ऐड करने पर व ट्रेड रिसीवेबल्स के क्लोजिंग बैलेंस को लेस करने पर जो अमाउंट होता है वो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ग्राहकों से प्राप्त नकद राशि होता है। सेकंड है लेनदारों व कर्मचारियों को नकद भुगतान की गणना। तो लेनदारों व कर्मचारियों को नकद भुगतान की राशि ज्ञात करने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को याद करने के लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दिया जाता है। जो अमाउंट होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज को ऐड कर दिया जाता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक को ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेज को भी ऐड कर दिया जाएगा। और ट्रेड पेबल्स जिसमें क्रेडिटर्स व बिल्स पेबल इंक्लूड होते हैं। तो ट्रेड पेबल्स के ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया जाता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर दिया जाता है और जो अमाउंट होता है उसमें से इन्वेंट्री या स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक को लेस किया जाता है, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेज को लेस किया जाएगा व क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को की अमाउंट को लेस कर दिया जाएगा और
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी लेस किया जाएगा। तो इस प्रकार जो अमाउंट होता है वो कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, पूर्तिकर्ताओं व कर्मचारियों को किया गया नगद भुगतान होता है। और चुकाए गए आयकर की गणना करने के लिए इनकम टैक्स चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनकम टैक्स चार्ज की राशि को लिया जाएगा, जिसमें ओपनिंग इनकम टैक्स के बैलेंस को ऐड किया जाएगा व क्लोजिंग इनकम टैक्स को लेस किया जाएगा। तो फिर जो अमाउंट आएगा वह वर्ष के दौरान चुकाए गए आयकर की राशि आएगी। तो प्रत्यक्ष विधि में कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज याद करने के लिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स और कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स में से कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज को घटा दिया जाता है, उसमें से फिर इनकम टैक्स पेड चुकाए गए आयकर की राशि को घटा दिया जाता है। तो इनकम टैक्स पेड को लेस करने पर जो अमाउंट होगा वो कैश फ्लोज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अर्थात असाधारण मदों का समायोजन करने से पहले का कैश प्रवाह होता है, जिसमें हम असाधारण मदों का समायोजन कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या असाधारण मदों में बीमा कंपनी से प्राप्त दावे की राशि, लॉटरी से जीती गई राशि, भूकंप से हानि आदि को दर्शाया जाता है। असाधारण मदों से राशि प्राप्त होने पर उसे जोड़ा जाता है व असाधारण मदों पर खर्च की गई राशि को घटाया जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का समायोजन करने के बाद में जो कैश फ्लोज होगा वो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है। अब जो सेकंड एक्टिविटीज़ है वो है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है। और इसमें जिन मदों को शामिल किया जाता है उनमें है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि। स्थायी संपत्तियों में टेंजिबल व इंटेंजिबल अर्थात मूर्त व अमूर्त संपत्तियों दोनों को शामिल किया जाता है। मूर्त संपत्तियों से आशय मूर्त संपत्तियों में उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर आदि। और अमूर्त संपत्तियों में उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें देखा व छुआ नहीं जाता, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि। फिर सेकंड है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स स्थायी संपत्तियों को क्रय करने पर वो कैश आउटफ्लोज या रोकड़ प्रवाह होता है, जिसे कि ब्रैकेट से शो करेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दीर्घकालीन विनियोगों को बेचने से प्राप्त राशि और दीर्घकालीन विनियोगों से को क्रय करने से प्राप्त दीर्घकालीन विनियोगों का क्रय। तो दीर्घकालीन विनियोगों का क्रय करेंगे तो रोकड़ व्यवसाय से बाहर जाएगी, वो कैश आउटफ्लोज होगा। डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये दोनों कैश इनफ्लोज है। तो इनको सब टोटल करने पर जो आएगा वो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। थर्ड है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है। वित्तीय क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को पूंजी एवं ऋण प्रदान करने से संबंधित होती है। और इनमें जिन मदों को शामिल किया जाता है उसमें इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का निर्गमन करने से प्राप्त राशि, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन करने से प्राप्त राशि, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम में वृद्धि होना, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन में शॉर्ट टर्म लोन व लॉन्ग टर्म लोन दोनों को शामिल किया जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, जिसमें लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म दोनों को शामिल किया जाएगा। तो लोन का जो रीपेमेंट करेंगे उससे वो रोकड़ बहिर्वाह होगा, जिसे ब्रैकेट से शो करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल व रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पूर्वाधिकार अंश पूंजी व ऋण पत्रों का शोधन करना, अर्थात ऋण पत्रधारियों को उनका पूंजी वापस अर्थात इनको भुगतान करना। तो शोधन या भुगतान करने से रोकड़ व्यवसाय से बाहर जाती है, तो वो रोकड़ बहिर्वाह या कैश आउटफ्लो होता है। फिर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करने के लिए भी रोकड़ की ज़रूरत होती है, अर्थात वो रोकड़ बहिर्वाह होता है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट रोकड़ बहिर्वाह या कैश आउटफ्लो होता है। एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स या आहरण, डिविडेंड पेड व इंटरेस्ट पेड। तो फिर जो इनका सबका टोटल करने पर जो अमाउंट होता है वो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होता है, जिसमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स
को जोड़ दिया जाता है और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को जोड़ देंगे। तो को ऐड करने पर जो अमाउंट होगा वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा।